हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। और आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। क्या है ये, कब पास हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, करंट स्टेटस क्या है और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। मैंने इसको दो पार्ट में एज ऑफ नाउ डिवाइड किया है, ये समझाने के लिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और करंट अपडेट क्या है। तो 108th अमेंडमेंट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2010 के रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल दूंगा, और 128th अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो अभी लॉन्च हुआ उसका जो करंट अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ हम आपको समझाएंगे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल एक्चुअली में है क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और वो कैसा आपको दिखता है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है क्या। तो इसकी शुरुआत होती है 1974 और 1975 में, जहां पर यूएन ने हमसे एक डेटा मांगा था कि वुमेन जो भी जेंडर इक्वलिटी है, बेसिकली जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग हमसे एक डेटा मांगा था। और जब हमने वो डेटा सबमिट किया था उस टाइम पे ये हमारे लिए कुछ शॉकिंग था कि हर एक सेक्टर में तो वुमेन्स का रोल है, बट अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ पे जो रोल आता है वुमेन्स का वो बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ, चाहे वो लोकल बॉडी हो, चाहे वो स्टेट बॉडी हो, चाहे वो सेंट्रल की बॉडी हो। तो इसी इनिशिएटिव को देखते हुए 1987 की बात है, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक 14 लोगों की कमेटी बैठाई और उस कमेटी को लीड किया यूनियन मिनिस्टर मार्गेटा अल्वा ने। और इस कमेटी ने 353 रिकमेंडेशन दी थी टोटल। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि लोकल बॉडीज में और जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है, रूरल बॉडी, अर्बन बॉडीज में, वहां पे वुमेन्स को 1/3 एटलीस्ट रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो वो पास नहीं हो पाया क्योंकि हर बार वो कभी लोकसभा या कभी राज्यसभा में मेजोरिटी में नहीं हो पाता था, इस वजह से। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक नई इनिशिएटिव देने के लिए 1992 के जो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये मैंडेट कर दिया कि 33.3% का रिजर्वेशन जो भी वुमेन्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, उनके लिए एप्लीकेबल होगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो ये लोकल बॉडी होती है। जब मैंने आपको इलेक्शन का बाइफर्केशन दिया था, राइट, जब मैंने आपको डिटेल बताई थी कि ये लोकल का इलेक्शन है, ये सेंट्रल का है, ये स्टेट का इलेक्शन है, वहां पे बताया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारी लोकल बॉडीज में आता है। तो लोकल बॉडीज में 33.3% का रिजर्वेशन मैंडेट किया। अगर हम आज की बात करें तो मोर देन 50%, कुछ स्टेट्स में ये मोर देन 50% है जहां पे वुमेन्स हैं, और इसका काफी बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिला। इसी के थ्रू फिर ये भी आइडिया आया कि क्यों लोकल बॉडीज में, सेंट्रल और स्टेट में भी हम इसे करते हैं। और इसे करने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स, अगर मैं आपको बात करूं प्रधानमंत्री HD देवे गौड़ा की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 81st अमेंडमेंट बिल 1996 में जो 11th लोकसभा थी 12 सितंबर 1996 को, वहां पे भी चीजें प्रोसीड करी, ज्वाइंट कमेटी हुई, पर ये लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया और प्रोसीड नहीं हो पाया। उसके बाद की बात करें तो अटल बिहारी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 बार, और उसके बाद कई सारी गवर्नमेंट्स ने कंसिस्टेंटली 1998, 1999, 2002, 2003 में मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, ट्राई किया कि ये लॉ पास हो जाए। और इवन अपोजिशन भी सपोर्ट करती थी, बीजेपी भी सपोर्ट करती थी, कांग्रेस भी सपोर्ट करती थी, फिर भी ये मेजोरिटी में नहीं हो पाता था, इसलिए प्रोसीड नहीं हो पाया। और एक चैलेंज उस समय ये भी आता था क्योंकि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो उसे 3 पार्ट में रिजर्वेशन दी गई है, जनरल की और ओबीसी की और SC ST की, ठीक है। तो जो वहां पे ओबीसी है, ओबीसी को इलेक्शंस में नहीं है, राइट, ठीक है। जनरल और SC ST का सिर्फ रिजर्वेशन है, ओबीसी का नहीं है। तो चैलेंजेस वहां पे उन चीजों को लेके आ जाते थे कि ओबीसी का नहीं है रिजर्वेशन, वुमेन्स का रिजर्वेशन आ रहा है तो कैसे एप्लीकेबल होगा, बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ा। चलिए अभी आगे की बात करते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2010 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 108th अमेंडमेंट था, 9 मार्च 2010 को प्रोसीड हुआ। इसका भी एक ही ऑब्जेक्टिव था कि 1/3 ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा एंड द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट की, वहां पे बात की गई कि इसे हमें प्रोसीड किया जाए। पर उस समय भी वही सिचुएशन, क्योंकि मेजोरिटी में नहीं था तो सही तरीके से ये प्रोसीड नहीं हो पाया, या आप कहें कि सही वोटों से ये आगे बढ़ नहीं पाया। तो लोकसभा ने बेसिकली वोट ही नहीं किया। अगर हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2010 की बात करें तो ये 2 बार एक्सपायर हो गया, 2014 और 2019 में। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो जो इनका मैनिफेस्टो था, ठीक है, जिसे आई थिंक संकल्प पत्र टाइप्स कहते हैं, तो इसी के थ्रू उन्होंने 2014 में भी ये कमिटमेंट दी थी कि हम इसे लाएंगे। और अलग अलग योजनाएं वुमेन्स के फेवर में, उज्ज्वला योजना और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कई सारे इनिशिएटिव्स लिए भी गए। पर ये चीजें प्रोसीड नहीं हो पाई थी कि पॉलिटिक्स में उन्हें एज स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे ये पोजीशन दिलाई जा सके, 1/3 सीट्स दिलाई जा सके। अभी जानते हैं कि अभी करंट स्टेटस क्या है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऑफिशियल नेम है 128th अमेंडमेंट बिल 2023 का।
और ये लोकसभा में प्रेजेंट किया गया 19 सितंबर 2023 को। और ये जो अभी नया संसद भवन है वहाँ से ये चीज़ें प्रोसीड की गई, पहले ही दिन ये सारे डिस्कशंस हुए। और ये इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो वही है कि 33% ऑफ टोटल सीट जो भी स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें 33% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए वुमेन्स को। अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो सितंबर 2023 को लोकसभा ने मेजॉरिटी के साथ 454 वोट्स के साथ इन फेवर इसे प्रोसीड कर लिया। हालांकि 2 अगेंस्ट में भी थे, बट जब 454 आपके विनिंग में है तो ये प्रोसीड हो गया लोकसभा से। बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में तो नो अपोज 214 मेंबर्स ने पूरा फेवर किया और इसे आगे बढ़ाया। सो ये डिफाइन करता है, अब ये लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, अब ये आपको डिफाइन करता है कि 33% वुमेन रिजर्वेशन अब होगा आपकी किस बॉडीज में, स्टेट और सेंट्रल में। और स्टेट सेंट्रल में भी अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब विधानसभा की बात हो रही है और संसद की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे विधान परिषद और राज्यसभा में एप्लीकेबल नहीं होगा। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि इसमें चीज़ें लाइक डिलिमिनेशन जल्दी बैठेगी और 2024 तक आपको इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्या चीज़ें प्रोसीड होने वाली है, किस इलेक्शन से ये वैलिड होगा। करंट में जो मैंने आपको बताया कि वुमेन्स की जो ओवरऑल रेशियो है, तो एक एग्जांपल आपको लेते हैं तो 543 मेंबर्स से का अगर 15% लेते हैं तो उससे भी कम 78 वुमेन्स हैं इस समय आपकी अगर बात की जाए लोकसभा में, और 14% से भी ज़्यादा कम है अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की अपर हाउस में। तो ये जो क्राइटेरिया है, मतलब अभी 14% यहाँ पे 15% यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि मेल ड्रिवन सोसाइटी है, राइट, कुछ ऐसा सा इम्पैक्ट आता है। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए चाहे वो अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, बहुत शुरू से प्रयास कर रहे हैं, राजीव गांधी जी से देखा जाए वहाँ से प्रयास किए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो रनिंग गवर्नमेंट हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी काफ़ी समय से इस पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये है जो चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, और ये होनी भी चाहिए। अगर आप भारत में देखेंगे तो कई स्त्रियां ऐसी बहुत बहुत नाम अगर मैं गिनाने पे आऊँ, चाहे वो किरण बेदी हो, कल्पना चावला हो, इंदिरा गांधी हो, मैरी कॉम हो, मदर टेरेसा हो, साइना नेहवाल हो, सरोजनी नायडू हो, पीवी सिंधु की बात की जाए, प्रतिभा पाटिल की बात की जाए, अवनी चतुर्वेदी की बात की जाए, हर एक अलग अलग सेक्टर में एक टॉप नेम है अगर आप देखेंगे तो वुमेन्स उसमें लीड करती हैं। अगर आप किसी पॉलिटिक्स के अलावा भी सेक्टर में अलग अलग सेक्टर्स में आप बात कर लें तो वहाँ भी आपको बहुत सारी ऐसी लेडीज दिख जाएंगी जो टॉप एंड लेवल पे पहुंच रही हैं, बिना किसी रिजर्वेशन के इवन वो पहुंच रही हैं। तो यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ को लाने के लिए इस लॉ को लाया गया है। और जानते हैं इसके डिटेल के बारे में कैसे एप्लीकेबल होगा। ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ मैंने आपको बताया कि जनरल, एससी और एसटी 3 कैटेगरी में बाइफर्केशन किया गया है। जो भी अभी हमारी जो रिजर्वेशंस होती हैं इलेक्शंस में, इसमें ओबीसी का कोई रोल एज ऑफ नाउ नहीं है, अलग से रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड की गई, वो एग्जाम वगैरह में होती है। तो जैसे जनरल की सीट है तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरऑल लेट से ये 100 है, तो ऐसा नहीं कि 100 में 33 सीट्स आपको दे दी जा रही हैं वुमेन्स को, ऐसा नहीं है। तो जो जनरल की सीट्स हैं उसमें से 33%, एससी की सीट में एससी का 33% और एसटी की सीट में इसमें 33%। तो इस तरीके का बाइफर्केशन है, जिसे हम कभी कभी कहते हैं कि रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, या इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इस तरीके के नाम से इसे जाना जाता है। सो एज पर द ऑर्डर इशूड बाय डेलिमिनेशन कमीशन, ये कमीशन बैठती है, ये बाइफर्केशन आपको प्रोवाइड करती है। जो अलग अलग रिजर्वेशंस हैं, किसमें कितनी सीटें होंगी, इन सब पे ये जो कमीशन बैठती है उसी का नाम है डेलिमिनेशन कमीशन। ये अभी फिर हो सकता है अपनी रिपोर्ट पब्लिश करे जो आने वाली गवर्नमेंट है, आने वाले इलेक्शंस हैं उसके रिगार्डिंग, कि कितना वुमेन्स का कैसे कहाँ पे सीट कैसे डिसाइड होगा, क्या चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ एक चीज़ की क्लैरिटी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव, मतलब लोकसभा और विधानसभा की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर राज्यसभा और विधान परिषद की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में एप्लीकेबल है एज ऑफ नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बहुत ही शॉर्ट और डिटेल्ड इंसाइट मैंने आपको दी है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है, जैसे कोई भी पॉइंटर हो, आपका किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और अपने थॉट्स ज़रूर मेंशन करना। और अगर कोई वुमेन या कोई लेडी इस वीडियो को देख रही है तो आप भी अपने थॉट्स मेंशन करिए। पॉलिटिक्स में आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, रिजर्वेशन कैटेगरी दी जा रही है, तो बट ऑब्वियस है अब वुमेन्स भी अब फ्रंट पे आएंगी। सो इट्स रियली ग्रेट फॉर इंडिया, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई ऑल्सो अप्रिशिएट इट। So thanks for watching guys, congratulations.